नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुलता बड़गुते और हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दिया था और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को इसकी पहले की क्लास में मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू से समझाया था। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने दो उसमें क्लासिफाई किया था, दो भागों में क्लासिफाई किया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने दो भागों में क्लासिफाई किया था। एक हमने क्लासिफाई किया था कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म और एक हमने किया था कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म में रेस्ट्रिक्शन अराउंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड रहता है और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड रहता है। तो आज की क्लास में हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हम पढ़ रहे हैं बच्चों कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो कंडीशंस है नेसेसरी फॉर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बताती हूँ। अगर हमारे पास ये कंडीशंस नहीं है तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो सकता। सबसे पहले तो है हमें कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की ज़रूरत होती है। इसकी फर्स्ट कंडीशन है कार्बन कार्बन सिंगल, यानी सिंगल जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड की ज़रूरत होती है, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन जो हमें कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की चाहिए कि हमें और कोई भी बॉन्ड नहीं देखना है। हम बात कर रहे हैं यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड की, हम कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, कोई वैन डर वाल्स फोर्स या उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमें सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल, वो भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन जो इसमें है वो है कि एटलीस्ट हमारे पास दो कार्बन तो होने ही चाहिए। एटलीस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ टू कार्बन्स, यानी अगर हम किसी एक को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को देखते हैं तो वो कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में होगा? वो दो कार्बन के बीच होगा। हम जो है बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। हम बहुत सारी लंबी चेन ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक सिंगल कार्बन ले लिया और उसके साथ अटैच्ड है 4 हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप, तो हमारे बीच ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन हम यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच ये कन्फर्मेशन नहीं देख सकते। हमें मिनिमम देखना है कि हमारे पास कार्बन मिनिमम 2 कार्बन हो या चेन एक्सटेंड भी हो सकती है। तो हमें एक कार्बन को रिजिड रखना है और दूसरी जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास चेन लेंथ है उसको हम रोटेट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सेकेंड जो कंडीशन वो ये है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ 2 कार्बन होनी ही चाहिए। उसके अलावा थर्ड कंडीशन जो है वो ये है कि बोथ कार्बन्स should be sp3 hybridized, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन जो हमने यहाँ पे देखी है वो ये है कि अगर हम 2 कार्बन्स की बात कर रहे हैं
तो वो जो दोनों कार्बन हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। अगर मान लीजिए sp2 हुआ या sp हुआ तो वो एक लीनियर फॉर्म जो है फॉर्म करेगा, या फिर उसके जो बॉन्ड एंगल है आपस में वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जिसकी वजह से जो है स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन पैदा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे आइडल एक sp3 जो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें, अगर हम कंफर्मेशन की थ्योरी की बात करें तो कंफर्मेशंस क्या होते हैं कंफर्मेशन की थ्योरी के, व्हेन द रोटेशन अबाउट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ऑकर। तो फर्स्ट हम पॉइंट इसमें लिखते हैं कि कंफर्मेशन क्या होता है, व्हेन रोटेशन अबाउट सिंगल कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ऑकर। हम जब कंफर्मेशन की बात करते हैं हम क्या बात करते हैं, रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। फिर क्या है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन कार्बन टू अदर कार्बन चेंजेस। सेकंड पॉइंट जो हम कंफर्मेशन में बात करते हैं वो ये है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ ग्रुप्स attached of one carbon to other changes। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड है, तो अगर हम एक कार्बन को स्टिल रख के दूसरा कार्बन घुमा रहे हैं तो फिर दूसरे कार्बन के जो ग्रुप्स और एटम हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। कहाँ से चेंज करें, रिलेटिव टू अदर। जो कार्बन स्थिर है, जो रिजिड हमने रखा है, उसकी पोजीशन स्टेबल रहेगी और दूसरा कार्बन रोटेट करेगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है डिफरेंट रिलेटिव पोजीशंस ऑफ एटम आर पॉसिबल। डिफरेंट positions of atoms in space is possible। जब हम एक कार्बन को रिजिड रख रहे हैं, दूसरे कार्बन को रोटेट कर रहे हैं, तो बहुत सारी पोजीशंस ऐसी होंगी, हम गिनी चुनी पोजीशंस पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे इनफाइनाइट जो है कंफर्मेशंस हमें मिल सकते हैं जिनमें डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एटम्स आप देख सकते हो एक रिलेटिव टू अदर के थ्रू। क्योंकि आप एक कार्बन को स्टिल रख रहे हो, उसके एटम्स को स्टिल रख रहे हो, पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर रहे हो, तो आप हर डिग्री पे उनको रोटेट कर करके बहुत सारी ऐसी जो है अरेंजमेंट्स आप ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके देख सकते हैं और उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी भी आप देख सकते हैं। फिर ये जो स्ट्रक्चर्स हमें मिलती है, ये जो स्ट्रक्चर्स हमने इतनी सारी जो बात कही है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर्स हमें मिलती है इनको हम कहते हैं कन्फॉर्मर्स। दीज आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स। ठीक है, इनको मतलब जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं उसमें जो आइसोमेरिज्म हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, उनको हम कहेंगे कन्फर्मर्स। अब कन्फर्मर्स क्योंकि रोटेशन के थ्रू हमें मिल रहा है तो हम उनको कह सकते हैं रोटेशनल आइसोमर्स, या हम उनको कह सकते हैं रोटामर्स। ठीक है, हम उनको कह सकते हैं रोटेशनल आइसोमर्स या रोटामर्स। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन रोटामर्स या रोटेशनल आइसोमर्स। हो सकता है आपको ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इस फॉर्म में ना पूछा जाए,
कि एक्सप्लेन कन्फॉर्मर आइसोमर्स या एक्सप्लेन कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। आपको ये भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन रोटेशनल आइसोमेरिज्म या रोटामस। तो एक ही जो फिनोमेनन है उसके बहुत सारे नाम हैं, तो हमें नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। आगे हम पढ़ते हैं आगे हम इसके कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। अब हमने ये देखा, तो आज हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन इथेन। हम सबसे पहले पढ़ते हैं इथेन के बारे में। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम इथेन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इथेन का स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें, तो अगर मैं इसे 2D प्लेन पे बनाना चाहूँ तो इथेन हम इस तरह बनाएंगे। हमारे पास 2 कार्बन है, एक कार्बन से जुड़े 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन से जुड़े 3 हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6। हमारे पास इथेन है, इथेन से जुड़े हमारे पास है 2 कार्बन, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होता है C2H6। तो मैं इनको डिफरेंशिएट कर रही हूँ। मैं एक कार्बन के हाइड्रोजन को लिख रही हूँ रेड कलर से और एक कार्बन के हाइड्रोजन को लिख रही हूँ ब्लू कलर से, ताकि आप इसमें डिफरेंशिएट कर पाए। हमने दो तरह के कार्बन लिए हैं और दोनों कार्बन सेम है। हालांकि एक कार्बन को हम फिक्स रखेंगे, दूसरे कार्बन को हम अलग करेंगे। तो हमारे पास एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसका बॉल एंड स्टिक डायग्राम आपको दिखाऊं, तो ये जो बॉल एंड स्टिक डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिखेगा हमें। ये देखिए, हमारे पास ये बॉल एंड स्टिक डायग्राम है। अब मान लीजिए क्योंकि ये 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसका वो कुछ इस तरह से दिखेगा। हमारे पास 2 कार्बन है, तो ये 2 जो है हमारे कार्बन है और उसके पास हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। तो हमारे पास रेड कलर के मैं ऐसे दिखा देती हूँ। हमारे पास 3 हाइड्रोजन ये हैं, 3 हाइड्रोजन ये हैं। ठीक है, चौथा जो वैलेंसी है वो इसके सिंगल बॉन्ड से फिल हो रही है, जो हमारे पास ये बीच का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन इधर है, तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन इधर है। तो हमने ये इसका बॉल एंड स्टिक डायग्राम बना लिया है। अब मैं इसको 2D प्लेन से निकाल के और मैं इसको 3D व्यू आपको दिखा रही हूँ। इस 3D व्यू में आप देखिए कि हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इसका फ्रंट व्यू देखते हैं। अगर हम इसे सामने से देखेंगे तो सामने से देखने के बाद हमें ये दिखता है कि जो आगे वाली जो हाइड्रोजन की बॉल है और जो पीछे वाले हाइड्रोजन की बॉल है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। हालांकि हमें कार्बन भी नहीं दिखाई दे रहा, हमें सामने वाला कार्बन दिखाई दे रहा है और हमें पीछे वाला कार्बन भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हम उसको आगे से देखते हैं तो पीछे वाला कार्बन छुप जाता है। तो इसके छिपने की वजह से मान लीजिए मुझे आगे वाला कार्बन जो है उसको मैं एक पॉइंट फॉर्म में दिखा रही हूँ और जो पीछे वाला कार्बन जो छिपा हुआ है उसको मैं एक बॉल फॉर्म में दिखा रही हूँ। तो हमारे पास ये जो डॉट वाली है वो आगे का कार्बन है और पीछे वाला पीछे का कार्बन है। अब जो आगे का कार्बन है उससे मैं 3 हाइड्रोजन अटैच कर देती हूँ। मैंने इससे 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए हैं और जो पीछे वाला जो कार्बन है जिससे फिर से 3 हाइड्रोजन अटैच हैं उससे भी मैं 3 हाइड्रोजन अटैच कर देती हूँ। ठीक है, हालांकि जब हम इसको इस तरह से व्यू से देखेंगे तो हमें आगे की बॉल्स की वजह से पीछे की बॉल्स दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। तो अब इसके बाद अगर मैं आगे के कार्बन को एज इट इज रखूं, इसको बिल्कुल रिजिड कर दूं, इसको हिलने ना दूं, और पीछे का कार्बन को
60 डिग्री से रोटेट करूं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह की दिखती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर दिखेगी हमें कुछ इस तरह की दिखेगी। तो अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर को बनाऊं, अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो हमारे पास देखिए, ये हमारे पास आगे का कार्बन है और ये हमारे पास पीछे का कार्बन है। आगे के कार्बन के साथ मैंने आगे का कार्बन फिक्स रखा है, यानी आगे तो हमें हिलाना ही नहीं है हाइड्रोजन्स को। ठीक है, और हमने 60 डिग्री पे पीछे का जो हाइड्रोजन है उसको 60 डिग्री पे रोटेट किया है। 60 डिग्री पे रोटेट करने के बाद हाइड्रोजन कुछ इस स्थिति में पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ स्थिति में, यानी ये जो कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो रहता है 60 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ये हमारा मिलेगा 60 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर मैं इसे 60 डिग्री रोटेट करूं तो स्थिति वापस वही पहुंच जाती है कि हमारे पास आगे का जो कार्बन है और पीछे का कार्बन है, आगे का कार्बन एज इट इज स्थिर है तो हाइड्रोजन भी स्थिर रहेंगे, और पीछे के जो हाइड्रोजन्स हैं वो वापस उसी स्थिति में पहुंच गए हैं। ठीक है, वापस मुझे लगता है ये उसी स्थिति में पहुंच गए हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए मैं फिर इसे 60 डिग्री रोटेट करती हूँ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में फिर मैं इसे 60 डिग्री रोटेट कर रही हूँ, तो फिर इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल हमें दिख जाता है। 60 डिग्री रोटेट करने पर आगे का कार्बन, पीछे का कार्बन, एज इट इज हाइड्रोजन, एज इट इज हाइड्रोजन, और हमारे पास है पीछे के कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हमारे पास है पीछे के कार्बन के साथ हाइड्रोजन। अब मान लीजिए अगर मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर में H1 को नंबरिंग दे दी है, तो एक H1 एक रोटेशन के बाद H1 यहाँ आ गया है, फिर एक रोटेशन के बाद H1 यहाँ आ गया है, और फिर एक रोटेशन के बाद H1 यहाँ आ गया है। इसी तरह से फिर एक रोटेशन के बाद एक हमें इस तरह की पोजीशन मिलेगी जिसमें एज इट इज जो है वो बॉल्स पीछे चली जाएंगी। तो हमारे पास एक स्थिति ये बन जाएगी और एक स्थिति में आगे का हाइड्रोजन और हमारे पास बनेगा पीछे का हाइड्रोजन। ये H1 वापस यहाँ पे आ गया है। 60 एंड 60 यानी 120 की रोटेशन के बाद हमें फिर से ये पोजीशन मिल रही है, और फिर हम एक बार फिर से रोटेट करेंगे। अगर हम फिर से रोटेट करते हैं इसको, अगर हम इसको फिर से रोटेट करते हैं तो हमें फिर से वही स्थिति मिल रही है कि हमारे पास आगे के हाइड्रोजन एज इट इज स्टेबल है और पीछे के जो हाइड्रोजन है वो यहाँ है। H1 हमारे पास इस स्थिति में है, और एक और रोटेशन करेंगे तो H1 जो है वापस अपनी ओरिजिनल जगह पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर एक और रोटेशन करेंगे तो वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि कितने रोटेशन के बाद हमें ओरिजिनल जगह मिली है। ये हमारी थी 0 डिग्री पोजीशन पे हमारी ये स्थिति थी। जब ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के पीछे हैं, इसकी वजह से क्या है, हाइड्रोजन का आपस में रिपल्शन होता है, क्योंकि ये क्या है, आपस में ये जो हाइड्रोजन्स हैं वो एज इट इज इनके पीछे होते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन्स आपस में रिपेल करते हैं। और ऐसी कंडीशंस जहाँ पे ये दूर होते हैं वहाँ पे रिपल्शन की जो स्टेट है वो कम होती है। तो फर्स्ट 0 डिग्री पे हमारे पास ये था, इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्लिप्स्ड। इस
इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्लिप्स्ड कंडीशन। और ऐसी कंडीशन जहां पे हाइड्रोजन्स क्या है, बीच में आ जाते हैं या दूर रहते हैं, वो स्टैगर्ड, जो मैक्सिमम दूर की स्थिति रहती है जहाँ पे एक हाइड्रोजन यानी फर्स्ट हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहता है, यानी फर्स्ट हाइड्रोजन और जो हम हाइड्रोजन रोटेट कर रहे थे उनकी मैक्सिमम डिस्टेंस ये हो सकती थी। एक सिचुएशन थी जहाँ ये दोनों हाइड्रोजन बिल्कुल पास थे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और एक स्टेट ये है जहाँ पे ये मैक्सिमम इस दूरी पे है, यानी 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे इस स्टेट में है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं स्टैगर्ड कंडीशन। और जो मिनिमम जिसमें सबसे पास रहते हैं उसको कहते हैं हम इक्लिप्स्ड कंडीशन। इक्लिप्स्ड कंडीशन, बीच की जितनी भी कंडीशन है जो ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेट है उनको हम कहते हैं गॉशी फॉर्म्स या गॉश फॉर्म्स, उनको हम कहते हैं गॉश फॉर्म। तो हमारे पास फर्स्ट डिग्री 60 डिग्री रोटेशन से हमें मिलता है ये एंगल, और हमारे पास 120 डिग्री के रोटेशन से हमें मिलता है ये इक्लिप्स्ड फॉर्म। फिर नेक्स्ट 60 डिग्री यानी 180 डिग्री के रोटेशन से हमें मिलता है स्टैगर्ड यानी फुली स्टैगर्ड। उसके बाद 240 के रोटेशन से हमें मिलता है फुली स्टैगर्ड फॉर्म। और फिर 60 डिग्री के यानी 300 डिग्री रोटेशन पे से हमें मिलता है ये गॉश फॉर्म। और नेक्स्ट 60 डिग्री के रोटेशन से यानी 360 डिग्री के रोटेशन से हमें मिलता है इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो ये कुछ हमारी जो है कंफर्मेशनल फॉर्म्स है इथेन की। तो हम 0 डिग्री से लेकर हमने 360 डिग्री तक एक दूसरे कार्बन को रोटेट किया है, और इसकी सारी जो है कंफर्मेशंस हमने देख ली हैं। इसके बाद अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, यानी पोटेंशियल एनर्जी कर्व विद रेस्पेक्ट टू रोटेशन, डिग्री ऑफ रोटेशन, मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। अब ये देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम करेंगे डिग्री ऑफ रोटेशन की बात, डिग्री ऑफ रोटेशन की बात, और यहाँ पे हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी है। डिग्री ऑफ रोटेशन हम बात कर रहे हैं इन डिग्रीज में, और पोटेंशियल एनर्जी है हमारी किलोजूल पर मोल में, ठीक है। अब हम सबसे पहले 0 डिग्री की बात करते हैं कि मान लीजिए हमने 0 डिग्री पे एक कंफर्मेशन को प्लॉट किया है। 0 डिग्री पे हमने सबसे फर्स्ट कंडीशन को हमने लिया है जहाँ पे मैक्सिमम रिपल्शन की बात की थी हमने। तो एक हाइड्रोजन एक दूसरे के आगे पीछे मतलब साथ थे, तो ये स्टेट ऑफ मैक्सिमम अनस्टेबिलिटी रहती है जहाँ पे ये 12 जो है किलोजूल पर मोल की एनर्जी शो करता है कन्फर्मर, यानी मैक्सिमम इंस्टेबिलिटी की स्टेज है ये। उसके बाद इसकी एनर्जी फॉल होती है, और ये जो है नेक्स्ट स्टेज पे आता है जो एक स्टैगर्ड की स्टेज है। फिर नेक्स्ट हमें इक्लिप्स्ड कन्फर्मर मिलेगा, फिर वही स्टेज, फिर हमें स्टैगर्ड मिलेगा, और फिर इक्लिप्स्ड मिलेगा, और फिर स्टैगर्ड मिलेगा। इस तरह से जो है हम इथेन का जो प्लॉट है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्टेज है इक्लिप्स्ड की स्टेज,
इक्लिप्स्ड और ये। अब जो गॉश फॉर्म्स है वो बीच में कहीं एग्जिस्ट करते हैं, जो ज़्यादा ना स्टेबल हो और ज़्यादा ना कम स्टेबल हो। तो इन जो इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच की जो स्टेज है वो जो है कहीं बीच में है गॉश फॉर्म्स हमारे। अब हमने इस एनर्जी डायग्राम को थोड़ा ऊपर से इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे कुछ एनर्जी अवेलेबल रहती है, जिसकी वजह से ही ये आपस में रेडिली इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। इस इंटरकन्वर्जन के टाइम वजह से ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, ये कन्फर्मर्स आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। तो ये हमारा इथेन का प्लॉट था एनर्जी वर्सेस डिग्री के रोटेशन में। आगे जो है हमारी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, और वो भी जो है वो भी हम बॉल एंड स्टिक डायग्राम से समझेंगे और एनर्जी का जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे।